Hello dear students, I am Navnil God from Tagore School Parvatsar and we are studying our history book of class 8th in this video. Dear students, as you know we are studying the second lesson from this book in these days. इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा सेकंड लेसन, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो हमने इस लेसन में कुछ पार्ट पढ़ लिए हैं और उसमें हमने पढ़ा है कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में व्यापार करने आई और धीरे धीरे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के कारण से उसने अपनी जड़ें यहाँ पर स्थापित करना शुरू कर दिया। शुरुआत उसकी बंगाल से हुई। बंगाल का जो नवाब था उनसे युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। उसका सबसे पहला जो युद्ध था भारत में कंपनी का वो प्लासी का युद्ध था, जिसमें उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, क्योंकि बंगाल के नवाब का जो एक सेनापति था मीर जाफर, उसने उससे गद्दारी कर ली थी। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और कंपनी शुरुआत में दूसरों को नवाब बनाती रही, लेकिन जब कंपनी ने ये देखा कि जो भी नवाब बनता है वो जनता के साथ में अपने आप को ईमानदार दिखाने के लिए फिर इनके लिए परेशानी पैदा करता है, तो वो खुद ही नवाब बनने की उन्होंने तय कर लिया। और नवाब तो नहीं बनी कंपनी, लेकिन वो उसने दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए और जनता से सीधा कर वसूलने का अधिकार उसको मिल गया। तो अब उसके पास इतना पैसा इकट्ठा होने लग गया कंपनी के पास कि उसको अपने देश से कुछ लाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। पहले वो अपने देश से सोना वगैरह लेके आते थे और भारत से चीजें खरीद के ले जाते थे, लेकिन अब तो यहीं से इकट्ठे करते पैसे और यहीं से चीजें खरीदते और अपने देश में भेजते रहते। तो इस तरह की स्थिति उनकी बन गई। और वह यहाँ पर जो अंग्रेजों के अधिकारी थे उन्होंने काफी कई लोगों ने भ्रष्टाचार भी किया, खूब दौलत भी उन्होंने कमाई। और जिन्होंने और कई ऐसे भी थे जो यहाँ पे युद्धों में खत्म हो गए। तो वो जो खत्म हो गए वो तो हो ही गए, लेकिन जो जिंदा बच गए अपने देशों में पहुंच गए वापस इंग्लैंड में, वहां पर वो अच्छा जीवन उन्होंने जिया, क्योंकि यहाँ से खूब पैसा इकट्ठा करके ले गए। वो बहुत धन संपत्ति उन्होंने बनाई। अंग्रेजों का जो पहला अफसर था लॉर्ड, यहाँ पर उसने भी बहुत सारा धन इकट्ठा किया। लॉर्ड क्लाइव नाम था उसका। उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया था यहाँ पर, हालांकि बाद में उसको आत्महत्या करनी पड़ी 1774 में। यहाँ तक की कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे अपन आज यहाँ से पढ़ने वाले हैं। इधर साइड में जो एक बॉक्स स्रोत दिया हुआ है, देखिए कोई भी जो इतिहास लिखा हुआ है वो स्रोतों के आधार पर लिखा जाता है। मनमर्जी से इतिहास नहीं लिखा जाता या कल्पना से नहीं लिखा जाता। तो कुछ ऐसे स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं, चिट्ठियां होती है, कोई किताबें होती है, कोई सबूत होते हैं, उनके आधार पर इतिहास को लिखा जाता है। तो यहाँ पर एक स्रोत दिया हुआ है कि ये भी एक कोई चिट्ठी वगैरह है जो कि क्लाइव खुद को कैसे देखता था। लॉर्ड क्लाइव जो था अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी था, जो था पहला, वो खुद को कैसे देखता था संसद की एक समिति के सामने। वहां देखिए ये लोग जो भारत में अंग्रेज आए हुए थे, ये तो अंग्रेजों के भेजे हुए व्यापारी जैसे थे। ये एक कंपनी थी ये, तो उस कंपनी का हेडक्वार्टर तो इंग्लैंड में था। वहां की रानी की अनुमति लेकर के ये लोग आए थे यहाँ पर। तो वहां अगर इनकी कोई भी गलती करते थे तो वहां की जो संसद होती थी इनकी इंग्लैंड की, वहां पर इनके ऊपर कार्रवाई होती थी, वहां इनको पेश होना पड़ता था। वहां इनके ऊपर जो भी ये अपराध करते उसकी सजा भी इनको मिलती थी। तो इनका न्याय वहां पे होता था इंग्लैंड में। तो संसद की एक समिति के सामने, वहां की संसद, ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन कह दो चाहे इंग्लैंड कह दो, ब्रिटेन की जो संसद थी, संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद, देखिए प्लासी की लड़ाई पहली लड़ाई थी इनकी भारत में, हम पढ़ चुके हैं, नवाब सिराजुद्दौला को हराया था इन्होंने, कि उसने वहां पर कहा संसद के सामने क्लाइव ने कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखिए उसने क्या कहा। ये उसके शब्द हैं क्लाइव के, उसके देश में संसद में जो वो उसने सफाई दी अपनी। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूं।
यानी कैसी स्थिति थी उसका बयान कर रहा है वो अपने देश की संसद के सामने कि देखो मैंने कितना संयम रखा, इतना हीरे जवाहरात खजाने मेरे सामने थे पर मैंने उनको लूटा नहीं, मेरे खुद की संपत्ति इकट्ठी नहीं की। हालांकि की थी उसने, बहुत संपत्ति इकट्ठी की थी। उस पर भ्रष्टाचार का मुकदमा भी चला उसके देश में, उसी में बोला होगा ये उसने, भ्रष्टाचार के आरोपों में उसको सफाई देनी पड़ी अपनी। तो ये सारी चीजें उसने कही कि देखो मैंने कितना संयम रखा है, प्लासी के युद्ध के बाद जब सारा कुछ मेरे कंट्रोल में आ गया तब भी मैंने संयम रखा, ऐसा उसने वहां पर सफाई दी अपनी। गतिविधि एक आई हुई है, कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के एक युवा अफसर हैं। कई अफसर थे यहाँ पर, कईयों ने ईमानदारी से भी काम किया, कईयों ने भ्रष्टाचार भी किया, धन भी इकट्ठा किया। मान लो आप कंपनी के एक युवा अफसर हैं अंग्रेजों के, और कुछ महीने के लिए आप भारत आए हैं। अब इंग्लैंड में रहने वाली आपकी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखकर उन्हें अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी के बारे में बताएं और उसकी तुलना ब्रिटेन में अपने पुराने जीवन से करें। तो ये एक करना ही है आपको, चलो है ना, ये कर लेना। आप क्या करना, आपको एक क्वेश्चन लिखना है, आपको डेट लगा देना आप, और ये गतिविधि लिख करके ये क्वेश्चन लिख लेना, और इसमें आंसर में एक लेटर लिखना है खुद को एक अंग्रेज अफसर मानते हुए। लेटर कैसे लिखते हैं, राइट साइड के कॉर्नर में इंडिया से लिख रहे हो आप तो कंपनी हेडक्वार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता ही हेडक्वार्टर था। ये राइट साइड में अपन खुद का एड्रेस लिखते हैं लेटर में। फिर माई रेस्पेक्टेबल मदर, या हिंदी में लिखना है तो मेरी प्रिय माता जी, सादर प्रणाम। हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी मीडियम है तो सादर प्रणाम। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी ईश्वर की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। अब वो अंग्रेज है तो वो ईसा मसीह की कृपा, यीशु की कृपा से कुशल मंगल हो गए, ऐसा लिख सकता है। या इंग्लिश में लिखेगा तो फिर ट्रांसलेशन हो जाएगा उसका। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है कि मैं आज यहाँ पर बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। जब मैं अपने देश में था तो इतनी अच्छी ज़िंदगी मेरी नहीं थी, वहाँ पर मुझे पैसों का अभाव रहता था, मेरी एक निश्चित तनख्वाह रहती थी। लेकिन यहाँ पर मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के लोग मेरे सामने पलक पावड़े बिछा करके तैयार रहते हैं। यहाँ पर मेरा बहुत सम्मान होता है हिंदुस्तान में, लोग मुझसे डरते हैं और मैं जिसको जो कह देता हूँ उसको उसका पालन करना पड़ता है। तो मैं अगर देखता हूँ मेरी जीवन को ब्रिटेन और यहाँ के हिंदुस्तान के जीवन को, तो यहाँ का जीवन मुझे बहुत ऐशो और आराम का लग रहा है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं पड़ता। हमारे पास में बहुत सारे नौकर चाकर हिंदुस्तान के लोग ही हैं जिनसे हम हर काम करवा लेते हैं और हम बड़े आराम का जीवन जी रहे हैं। ईश्वर की कृपा से मैं जल्दी ही अपना जो कार्यकाल है पूरा करके इंग्लैंड लौट आऊँगा। आपका पुत्र और आपका कोई भी नाम इंग्लिश का, लॉर्ड डगलस या लॉर्ड क्लाइव, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो ये एक ऐसा लेटर आप लिख सकते हैं जिसमें आप अपने आप को अंग्रेजों का अफसर मानते हुए आपके जीवन की स्थिति को बयां करना है और वहाँ के जीवन में और यहाँ के जीवन में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है वो लिखना है। तो ये काम मैंने आपको दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 57 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था शायद, बिल्कुल 1756 में हुआ था। 1757 में 1757 में बिल्कुल प्लासी का युद्ध हुआ क्लाइव के, और ये देखिए यहाँ पर 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। तो 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। 1857 की फिर क्रांति हुई थी, ध्यान है आपको, याद है, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये सब लोग थे। 1857 की क्रांति बहुत प्रसिद्ध है, अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी उसमें। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, यानी अंग्रेजों की पहली लड़ाई भारत में 1757। ठीक 100 साल बाद में 1857 में फिर एक क्रांति हुई उनके खिलाफ। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें, यानी 1757 में वो कब्जा करने की कवायद शुरू की उन्होंने, प्लासी के युद्ध से बंगाल पर कब्जा किया। 1857 में उसका पूरा देश पे अधिकार हो गया था धीरे धीरे, और 1857 में फिर क्रांति हुई थी। तो इसके बीच के टाइम में अगर हम अनेक भारत के राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है
किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। यानी उनकी स्टाइल जो है वो सामने आती है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, कि सीधे सैनिक हमला नहीं किया उन्होंने। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। यानी बड़े चालाक थे वो लोग, तो चालाकी का इस्तेमाल किया उन्होंने। लास्ट में फिर हमला किया उन्होंने। पहले उनको ऐसे ही दबा दिया राज्यों को, राजनीतिक रूप से उसको दबाने की कोशिश की पहले, आर्थिक रूप से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे कूटनीतिक साधनों से। यानी दूसरे साम दाम दंड भेद सारे लगा करके पहले उसको दबाने की और बिना लड़े ही जीतने की कोशिश करते थे। फिर वो लास्ट में फिर सैनिक हमला करते थे। देखो 1757 में प्लासी का हो गया, 57 के बाद 64 में दूसरा युद्ध हुआ उनके बाद। 64 ध्यान रख रहे, सने याद रखनी है आपको। 1757 में प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ। फिर 1764 में, 57 के बाद 64 यानी कि 7 साल बाद लगभग, बक्सर की लड़ाई के बाद 1764 में, उसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। यानी हर राज्य में अपना एक आदमी तैनात कर दिया। जिस भी राज्य को जीत लिया उन्होंने, धीरे धीरे वहां पर राजा तो रख ही दिया उन्होंने, वहीं का राजा रख देते थे जो उनके गुलाम टाइप का होता था, लेकिन अपना एक आदमी वहां पर वो छोड़ देते थे। रेजिडेंट कहलाता था वो। ये कंपनी का राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि, यानी कमर्शियल, यानी काम धंधा भी यही आदमी देखता था, जो भी पैसे वगैरह का मामला, और राजनीतिक रूप से भी कंट्रोल रखता था उस राज्य पर। तो हर एक जगह उन्होंने अपना एक रेजिडेंट तैनात कर दिया था। और ये रेजिडेंट जो होता था वो राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। इनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना होता था। यानी राजा तो वो वहीं के किसी को बदला देते थे, नाम मात्र का राजा होता था वो, और खुद का ये रेजिडेंट वहां पर तैनात कर देते थे। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। भारतीय राज्य जो थे वो भारतीय राज्यों के मामलों में दखल देने लगे थे। ये बात तो पहले से ही आ गई, तभी तो क्रांति हुई थी 1857 की। तो ये रेजिडेंट उन्होंने तैनात किए और अब ये क्या करने लगे, उन रेजिडेंट के माध्यम से भीतरी मामलों में भी राज्यों के भी, पहले तो क्या था, खाली पैसा ऐंठते थे, उसको हरा देते थे राज्य को, रेजिडेंट तैनात कर देते थे कि भाई तू इतने रुपए हमें हर महीने दे देगा बस, या मनमर्जी आर्थिक एक्टिविटीज करते थे। लेकिन फिर क्या, धीरे धीरे ये और भी मामलों में दखल देने लगे। जैसे झांसी की रानी वाले में क्या हुआ, अब झांसी की रानी ने पुत्र गोद ले लिया तो कह दिया नहीं, तुम इस गोद लिए हुए पुत्र को नहीं बैठा सकते सिंहासन पर। तो ये आंतरिक मामलों में दखल वाला मामला शुरू हो गया अंग्रेजों का। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर होगा, किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। अब झांसी की वाले में भी अगला राजा कौन होगा, कंपनी हड़पना चाहती थी राज्य को। वो देखती थी कि इसके खुद के तो है नहीं कोई पुत्र, तो वो गोद लिया हुआ पुत्र कैसे बैठेगा, नहीं बैठ सकता है। तो रेजिडेंट वहां भी था, कंपनी का रेजिडेंट झांसी में भी था, लेकिन जब राजा बनने की बात आई तब भी उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। तो इस तरह के हस्तक्षेप भी कंपनी करने लग गई कि अगला राजा कौन बनेगा, कौन गद्दी पर बैठेगा। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। जो रियासत उनकी सहायक संधि, उसको सहायक संधि करने के लिए फोर्स करते थे ये कंपनी वाले, और सहायक संधि जब हो जाती थी किसी भी रियासत से या राज्य से, तो फिर वो अपनी सेना नहीं रख पाता था, उसे कंपनी की ओर से सुरक्षा मिलने लगती थी। उसे कंपनी की ओर से सुरक्षा मिलने लगती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। यानी सेना कंपनी की होगी, पैसा खर्च किसका होगा, राजा का होगा। राजा को नहीं, सेना कंपनी देगी, सुरक्षा कंपनी देगी, और पैसा उसका सारा खर्च राजा उठाएगा। अब मतलब वो कंट्रोल तो कंपनी का ही हो गया ना। फिर जब कंपनी सेना बना रही है तो कंट्रोल तो कंपनी के हाथ में आ गया पूरा।
अगर भारत यानी पैसा राजा का लग रहा है और कंपनी के हाथ में कंट्रोल आ गया पूरा। अगर भारतीय शासक इस रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। ये हो रहा है कि पैसा जो देना होता था सेना के लिए या दूसरे कामों के लिए, उसमें अगर वो चूक जाते थे तो इलाका ही कब्जे में ले लेती थी कंपनी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था, ये भी बड़ा भारत का बड़ा अधिकारी, बाद में गवर्नर जनरल, जैसे लॉर्ड क्लाइव था पहला, वैसे ही ये वेलेजली नाम का था, ये झांसी वाले मामले में भी था। रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल रहा, ये 1798 से 1805 तक रहा, इसका कार्यकाल है ये। उस समय अवध के नवाब को 1801 में 5 तक ये रहा। 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। अवध के जो नवाब थे वो सहायक सेना, उन्होंने सहायक संधि की होगी इनसे, अंग्रेजों से, तो सेना फिर अंग्रेजों ने वहां पर रखना शुरू कर दिया। पैसा उनको देना था नवाब जी को, तो नवाब जी चूक गए तो उनको आधा राज्य देने के लिए दबाव दिया गया उन पर। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। ये सिचुएशन पैदा हो गई, यानी कंपनी अब ये जो तरीका अपनाने लग गई ना, इससे परेशान हो गए लोग। ये जो राजा या नवाब लोग थे, भारत के राजा लोग थे, ये अब ये परेशान होने लग गए। इतने दिन तो परेशान नहीं थे ये भी एक चिंताजनक चीज है। पर क्या करें, अलग अलग बटे हुए थे, ताकत थी नहीं सबकी मिला करके, छोटी छोटी रियासतें थी। वरना दूसरे देश का आदमी आकर के लूट खसोट रहा है, उसमें इनको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब हुई, जब इनको राजा ही नहीं रहने दे रहा है वो अंग्रेज, जब इनको राजा ही नहीं रहने दे रहे तब इनको प्रॉब्लम शुरू होती है। पहले प्रॉब्लम नहीं हुई, पर करे भी क्या, कमजोर आदमी क्या कर सकता है। वही बात, कमजोरी जो होती है ना, वो फिर सहन करना पड़ता है। तो वो ये लोग कमजोर थे, छोटी रियासतें थी इनकी, अंग्रेज तो धीरे धीरे पावरफुल होते गए, तो इसलिए वो सहन करते रहे। पर जब उनको राजा ही नहीं रहने दे रहा है अंग्रेज, तो फिर वो जो सहन करने की सीमा थी वो समाप्त हो गई उनकी। इधर एक साइड में क्या दिया हुआ देखो, क्या है ये चित्र है एक, अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला तो हार गया था, वो बाद में सुजाउद्दौला बना होगा नवाब वहां का, बंगाल का नवाब। तो अपने उसके सिजाउद्दौला के बेटे और ब्रिटिश रेजिडेंट, ये जो अंग्रेजों का अधिकारी होता था हर एक राज्य में या रियासत में, अंग्रेजों का जो अधिकारी होता था वो रेजिडेंट कहलाता था, पढ़ा अपन ने। तो उसके बेटे और रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सुजाउद्दौला, टिली केटल द्वारा बनाया गया चित्र। ये तेल चित्र बनते थे पहले ऑयल के, 1772 में बना हुआ है ये। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सुजाउद्दौला के ज्यादातर अधिकार छिन गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। यानी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, एक कहावत है ना, वो सटीक बैठती है। मतलब राजा लोगों को अपनी गद्दी से मतलब था, सारे अधिकार छीन लिए, सारा कंट्रोल में आ गया, बस इसको बैठा रखा है गद्दी पर, तो उसी में खुश है, अपनी शान और शौकत दिखा रहा है, देखो मैं यहाँ का राजा हूँ। ये लोग, इसके बेटे भी खड़े हैं पास में और ये अंग्रेज अधिकारी खड़े हैं, तो मतलब सारे अधिकार छीन लिए गए हैं इससे, कठपुतली के रूप में बैठा है, फिर भी बस राजा हूं मैं, इतना ही इसको गुमान है। और यही गुमान लेप डूबा है सबको, अपनी गद्दी जो लालसा है, सत्ता की लालसा, कि बस मेरी गद्दी नहीं छूटनी चाहिए, भले ही जूते मारते रहे अंग्रेज लोग, पर गद्दी पे बैठा रहूं मैं। तो ये वो तो जब गद्दी से ही किक आउट करने लग गए तब इनको प्रॉब्लम होने लग गई, बाकी तो इनको हर प्रकार से यूज एंड थ्रो कर ही रहे थे वो। तो ये देखो चित्र बनाया हुआ, इसमें चिर परिचित शाही अंदाज में खड़े हैं ये, और ये इनके जो अंग्रेज अफसर हैं, इनके जिनके कंट्रोल में ये है, तो बड़ा शाही अंदाज प्रदर्शन कर रहा है ये शाही, ये जो नवाब है, और ये अंग्रेज लोग खड़े हैं। ऐसा एक चित्र है, अंग्रेज ने ही बनाया है इसको। तो ये एक चित्र है, एक तो ये था। एक देखो स्रोत और दिया गया है यहाँ पर, एक और स्रोत है। स्रोत क्या है, ये मतलब ओरिजिनल लेटर्स जो मिलते हैं पुराने, उनके आधार पर स्रोत होते हैं, उन्हीं पे आधार पर इतिहास लिखा जाता है। तो ये स्रोत बीच बीच में दिए जा रहे हैं। एक अभी क्लाइव का स्रोत आया था पीछे,
जहां वो उसने मतलब संसद में क्या बयान दिया अपने इंग्लैंड की संसद में, जब उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा भारत में, तो अंग्रेज उसको पेश होना पड़ा वहां पे और अपनी सफाई देनी पड़ी। तो सफाई में उसने क्या कहा, वो लेटर है। ऐसे ही एक और स्रोत दिया गया है यहाँ पे, रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी ये बताया जा रहा है यहाँ पर। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में एक स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था, दरअसल रेजिडेंट सियासत का राजा होता है, रियासत का। मतलब असली राजा तो रेजिडेंट ही होता है। असली बात ये यहां पर निकल के आई है, यानी ये अंग्रेज ने लिखा है किसी ने, वो राजनीतिक दार्शनिक था कोई जेम्स मिल नाम का, उसने ये, उसका लेटर है, मतलब उसके हाथ से लिखी हुई है। अभी तो ये छपी हुई है, पर ऐसा एक लेटर मिला होगा इतिहासकारों को, ये इसलिए सोर्स बन गया, स्रोत बन गया वो। तो उसने असली बात उसने लिख दी कि दरअसल रेजिडेंट जो होता था, जो अंग्रेजों का अधिकारी होता था, हर राज्य या रियासत में वो छोड़ते थे एक अपना आदमी, वो रेजिडेंट रियासत का राजा होता था असली में। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। यानी अंग्रेज जो होते थे वो उसको हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत, यानी हस्तक्षेप नहीं करना लेकिन मनचाही निषेधाज्ञा लगा सकता है, यानी मनचाहे जिस काम को वो निषेध कर सकता है, वहां पर हस्तक्षेप तो नहीं कर सकता राजा, मतलब संधि होती थी राजा और अंग्रेजों के बीच में, उसमें हस्तक्षेप तो नहीं कर सकता लेकिन वो निषेधाज्ञा कर सकता है, यानी रोक सकता है किसी चीज को। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीजें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। यानी जब तक वो हस्तक्षेप कब तक नहीं करेगा, वो जब तक वो कहे वैसे चलता रहेगा। अजीब स्थिति पैदा हो रखी थी देखो, जब तक रेजिडेंट जो कह रहा है राजा कर रहा है तब तक तो वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप चलता रहेगा। और जब वो हस्तक्षेप तब करेगा वो जब उसके कहे अनुसार वो राजा नहीं चलेगा ना, तब वो हस्तक्षेप करेगा। तब तक तो बिना कुछ सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, यानी जब रेजिडेंट ने कुछ कहा राजा ने किया नहीं, अलग तरह का घट गया, तब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। ये जेम्स मिल ने 1832 में लिखा हुआ लेटर है उसका, या कुछ बुक वगैरह लिखी होगी उसने। तो ये अब आपको स्थिति क्लियर हो गई होगी काफी कि राजाओं की स्थिति क्या बन गई थी भारत में। नाम मात्र के राजा थे वो, असली पावर अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी। खुद राजा वो नहीं बन रहे थे, बना यहीं के लोगों को रखा था ताकि पब्लिक नहीं भड़के, यानी पब्लिक को ये नहीं लगे कि हमारे राजा दूसरे हो गए, पब्लिक को ये लगे हाँ हमारे राजा फलां जी है, जबकि उसकी राजा की जो कमान थी वो पूरी इनके हाथ में होती थी। इनका रेजिडेंट होता था वहां पे अंग्रेजों का, असली में वही राजा होता था, वो जैसा कहता था राजा को वैसा ही करना पड़ता था। सेना अंग्रेजों की होती थी वहां पर और पैसा वो राजा देता था उस सेना को। एक विचित्र बहुत मतलब चालाकी देखिए आप अंग्रेजों की, कि जनता को भी भड़कने का मौका नहीं दिया, भाई राजा तुम्हारा वही है, तुम्हारा जो पुराना राजा है। दूसरा, खुद की जेब से पाई लगाना नहीं, सेना खुद मेंटेन हो रही है, अगले के पैसे से मेंटेन हो रही है, कंट्रोल अब इसका है। कितना चालाकी से गेम खेला है अंग्रेजों ने, और क्या स्थिति थी रियासतों के, रियासतदारों की, राजा जिनको हम कहते हैं। और वो लोग भी किस तरह से, देखिए आप, ये उन लोगों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, पर वो कमजोरी के कारण से ही सब कुछ होता है। तो लेकिन कुछ राजा ऐसे भी थे जिन्होंने बगावत भी की कि भाई हमें ऐसा राजा रहना ही नहीं है, और कई जो चिपकू थे कुर्सी के वो बैठे रहे और बस राजा बना के रखो हमें, भले ही मतलब लूटते रहो राज्य को, राजा हमें बना के रख दो। ऐसी स्थिति अधिकतर लोगों की थी। कुछ ऐसे जो स्वाभिमानी राजा थे उन्होंने जरूर बगावत की थी अंग्रेजों के खिलाफ कि भाई हमें है ना नहीं रहना ऐसा जगह, आप अगर ऐसा गलत काम करोगे तो हमें राजा नहीं रहना, हम टकराएंगे। तो टकराव की स्थिति पैदा हो जाती थी। यहीं पर नाम आता है टीपू सुल्तान का, शहर मैसूर जिसको कहते हैं, टीपू सुल्तान। इसने भी अंग्रेजों से खूब लड़ाइयां लड़ी, इसने भी हार नहीं मानी, इसने भी खूब लड़ाइयां लड़ी। हालांकि इसका जो पिता था हैदर अली, वो तो अंग्रेजों के सेना में था, लेकिन उसने भी बाद में लड़ाई लड़ी और बाद में इसने भी लड़ाई लड़ी।
तो ये लड़ाई कैसे चली है, इसकी हैदर अली और टीपू सुल्तान की अंग्रेजों से कैसे लड़ाई चली, ये देखिए यहाँ पर एक कुछ आया हुआ, निषेधाज्ञा का मतलब निर्देश और अधीनस्थता यानी दब्बूपन। तो ये कहानी अब आगे और पढ़ेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, और कहानी नहीं है ये असलियत है, जो सोर्सेज के आधार पर लिखा गया इतिहास है, स्रोतों के आधार पर, सबूत के आधार पर लिखा गया इतिहास है। तो यहाँ पर ध्यान में आता है कि जब कमजोर होता है आदमी तो क्या क्या सहन करना पड़ता है, और कमजोरी आती है असंगठित रहने से। अगर देश के जो ये छोटे छोटे रियासतों के राजा है, अगर एक रहते, संगठित रहते, तो क्या ताकत थी अंग्रेजों की जो भारत में आकर के शासन कर लेते हो। लेकिन आपसी खुद, बस मैंने बताया, स्वार्थ, खुद को चिपका रहना है कुर्सी पर, मेरी कुर्सी नहीं चली जाए, ये नहीं हो कि मेरे को राजा से हटा देवे, भले ही कुछ भी हो जाए मेरी गद्दी नहीं जानी चाहिए। जैसे आज के नेता लोग हैं ना, गद्दी से चिपके हुए रहने की प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति पहले भी थी राजाओं में। तो ये स्थिति जब सामने परतें खुलती जा रही है जैसे जैसे अपन आगे पढ़ते जा रहे हैं। हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे इस कहानी को, पर समय आज का कंप्लीट हो चुका है। सी यू एंड बाय।